हेलो फ्रेंड्स, मैं विशाल गोयल, एजुकेटर, ट्रेनर एंड टेक्स लर्नर और जे एडू के चैनल पे आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ हाउस प्रॉपर्टी का चार्जिंग सेक्शन। मैं आज आपके साथ सिर्फ और सिर्फ चार्जिंग सेक्शन डिस्कस करूंगा, उससे ज़्यादा कुछ नहीं, और वो भी दो पार्ट्स में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ, क्योंकि रेगुलर क्लास में मेरे को अप्रॉक्सीमेटली 1.5 आवर 1 आवर 15 मिनट्स लग जाते हैं इसके चार्जिंग सेक्शन को डिस्कस करने में। देखो बेटे, इनकम टैक्स में 5 हेड हमारे: सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, कैप गेन एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, लास्ट आईओएस। ठीक है, जो चार्जिंग सेक्शन होता है ना, एक पीजीबीपी के हेड को छोड़कर चार्जिंग सेक्शन अगर आपने हेड का ढंग से समझ लिया तो आपको हर तरीके से ये क्लियर हो जाएगा कि ये जो इनकम अर्न हो रही है ना, वो कौन से हेड में टैक्सेबल होनी चाहिए। सैलरी में होनी चाहिए, हाउस प्रॉपर्टी में होनी चाहिए, पीजीबीपी में। जरा एक बार मैं ब्रीफ अप कर देता हूँ चीजों को और उसके बाद चीजों को शुरू करता हूँ। ये समझो कि हमारा जो सेक्शन 4 है इनकम टैक्स एक्ट का, वो चार्जिंग सेक्शन है इनकम टैक्स एक्ट का। इनकम टैक्स एक्ट का क्या कहता है चार्जिंग सेक्शन? कि प्रीवियस ईयर में जो इनकम अर्न की जाएगी वो असेसमेंट ईयर में टैक्सेबल होगी। उसके बाद आ जाते हैं हम अपने हेड्स पे। हेड्स हो गया सबसे पहला सैलरी, मतलब सेक्शन 14 कहता है कि आपकी जो भी इनकम होगी वो इन हेड्स में दिखानी होगी। कौन कौन से हेड्स हैं आपके? ठीक है, कौन कौन से हेड है? पहला हेड हो गया आपका सैलरी, दूसरा हेड हाउस प्रॉपर्टी, जिसकी मैं डिस्कशन करने वाला हूं आज। ठीक है, उसके बाद तीसरा हेड हुआ पीजीबीपी, प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, कैपिटल गेन्स, कैपिटल गेन्स, एंड लास्ट हुआ आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। ठीक है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। अब इनमें पांचों हेड में अगर सेक्शन की मूवमेंट देखें तो सेक्शन कैसे हैं? सैलरी के हेड में जो सेक्शन चल रहे हैं वो है 15, 16, 17। देखने को 3 सेक्शन लगते हैं, लेकिन यहाँ पे ही सबसे ज्यादा सेक्शन 10 का डिस्कशन आता है और रूल्स की बातें होती हैं। उसके बाद सेक्शन 22 से लेकर 27 तक यहाँ पे सेक्शन है। 28 से लेकर 44 डीबी, बहुत सारे सेक्शन हमारे पीजीबीपी में कवर हो जाते हैं। 45 से लेकर 55A तक, और उसके बीच में भी कुछ सेक्शन 111A, 112A वगैरह भी डिस्कस करने होते हैं। और लास्ट हो गया मेरा हेड 56 to 59। ठीक है, अब बेटे जो इसमें जो चार्जिंग सेक्शन, जो पहला सेक्शन है, हर हेड का जो पहला सेक्शन है वो उस हेड का चार्जिंग सेक्शन है। मतलब क्या? वो पहला सेक्शन आपको एक्सप्लेन करता है कि किस नेचर की इनकम यहाँ पे टैक्सेबल होगी। जैसे सैलरी की बात करूं तो सैलरी का सेक्शन 15 जो पहला सेक्शन है वो कहता है कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय से आने वाली एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप से आने वाली इनकम, चाहे वो कैश में हो चाहे वो काइंड में हो, ठीक है, रिसिप्ट और एक्रूअल बेसिस पे टैक्सेबल होगी अंडर द हेड सैलरी। हाउस प्रॉपर्टी मैंने डिस्कस करना, पीजीबीपी बिजनेस और प्रोफेशन से रिलेटेड जो भी इनकम होगी वो इस हेड में टैक्सेबल होगी, सेक्शन 28 कहता है। ठीक है, इसका चार्जिंग सेक्शन बहुत सारी लिस्ट जरूर दे रखी है, लेकिन इतना कुछ है नहीं इसके चार्जिंग सेक्शन में। कैपिटल गेन, कोई भी कैपिटल एसेट जो कि सेक्शन 2 क्लॉज 14 में डिफाइंड है, उसको आपने प्रीवियस ईयर में ट्रांसफर किया तो आपकी इनकम इस हेड में टैक्सेबल होगी। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज मेरा बड़ा पसंदीदा हेड। कोई इनकम जो पहले 4 हेड में टैक्सेबल नहीं हो पाई क्योंकि उन हेड की नेचर से मैच नहीं करती थी। ना तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप से थी, ना हाउस प्रॉपर्टी से थी, ना बिजनेस से थी, ना कैपिटल एसेट को बेच के आई थी, तो वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के हेड में टैक्सेबल होगी। तो ये चीजें मैंने आपको बताई। ठीक है, और अब मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं हाउस प्रॉपर्टी का चार्जिंग सेक्शन, सेक्शन 22 क्या कहता है, जरा ध्यान दीजिएगा। ये रहा जी चार्जिंग सेक्शन, सेक्शन 22 द एनुअल वैल्यू। सबसे पहली बात उसने कही कि एनुअल वैल्यू निकालेंगे। एनुअल वैल्यू पूरे साल की वैल्यू निकालनी है ऑफ प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी का क्या मतलब है? प्रॉपर्टी इज वेरी वाइड कॉनोटेशन, हैज वेरी वाइड कॉनोटेशन। प्रॉपर्टी में सारे एसेट्स आ जाते हैं, चाहे आपका लैंड एंड बिल्डिंग हो गया, आपकी ज्वेलरी हो गई, गाड़ी हो गई, हर तरह की वेल्थ जो है प्रॉपर्टी में कवर होती है। लेकिन हमारी मेंटेलिटी थोड़ी सी रहती है प्रॉपर्टी को लेके कि लैंड एंड बिल्डिंग है, नहीं। तो एनुअल वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी कंसिस्टिंग ऑफ, अब क्या कह रहा है? कंसिस्टिंग ऑफ कौन सी एनुअल वैल्यू, किस प्रॉपर्टी की एनुअल वैल्यू इस चैप्टर में निकाली जाएगी? कंसिस्टिंग ऑफ एनी बिल्डिंग
building or land appurtenant thereto. What do you mean by building? Building means civil structure consisting of 4 walls. ठीक है ना, 4 दीवारें. रूफ हो या ना हो सर, रूफ जैसे मर्जी हो, टीन वाली हो, पत्थर वाली स्लैब वाली हो, चाहे सीमेंटेड हो, जैसे मर्जी हो, लेंटर वाली हो, लेकिन सिविल स्ट्रक्चर कंसिस्टिंग ऑफ 4 वॉल्स, तो सिविल स्ट्रक्चर होना जरूरी है. उसके बाद कहते हैं लैंड अपॉर्टनेंट देयरटू. व्हाट डू यू मीन बाय लैंड अपॉर्टनेंट देयरटू? अपॉर्टनेंट का मतलब होता है बिलोंगिंग टू दैट बिल्डिंग. अब बिलोंगिंग टू दैट बिल्डिंग का मतलब ये नहीं है कि बिल्डिंग को यहां पे उससे रिलेटेड लैंड 4 किलोमीटर दूर है, वो सारा ही एरिया कवर हो तो बात अलग है. यहां पे बिल्डिंग, बीच में और सारी बिल्डिंग आ गई और लोकेलिटी आ गई, उसके 4 किलोमीटर बाद उससे रिलेटेड लैंड थोड़ी ना होगी. तो बिल्डिंग से रिलेटेड लैंड, चाहे वो बिल्डिंग के अंदर हो वो वाली लैंड, चाहे वो बिल्डिंग कैंपस में हो. जैसे मैं कहता हूं कि स्कूल कैंपस है, स्कूल कैंपस इतना बड़ा है और यहां पे 3 बिल्डिंग है और बाकी लैंड, ये प्ले ग्राउंड है, यहाँ पे और कुछ है, यहाँ पे खाली लैंड पार्किंग के लिए बने छोड़ी हुई है. तो वो जो सारी लैंड है दैट इज रिलेटेड टू दैट बिल्डिंग, तो वो भी उसकी भी एनुअल वैल्यू निकाली जाएगी. अब जैसे देखें, आपके घर से निकलते ही जो लैंड होती है, जो पार्किंग एरिया होता है थोड़ा बहुत, ठीक है ना, वो आपकी बिल्डिंग से रिलेटेड है, उसकी रजिस्ट्री आपके नाम पे नहीं हुई, लेकिन वो आपसे रिलेटेड मानी जाएगी. तो बाई चांस कोई प्रेस वाला या कोई वहां पे बैठा हुआ है और आपको किराया दे रहा है, तो वो एनुअल वैल्यू उसके आपके हाथ में टैक्सेबल होनी है. ठीक है, तो बिल्डिंग और लैंड अपॉर्टनेंट देयरटू, तो अपॉर्टनेंट का मतलब समझ के चलिएगा रिलेटेड टू. जैसे अब यहां पे ये बड़ा सा मॉल बना हुआ है, देखें, ठीक है, ये जो मॉल बना हुआ है, अब ये जो मॉल है, इस मॉल में ये जो पेमेंट एरिया है, ये वाला जो एरिया है, ये जो एरिया, ये सारा एरिया, यहां पे हम स्टॉलर्स को स्टॉल दे देते हैं कि वो यहाँ पे बैठे हुए हैं, यहाँ पे एक्चुअली यहाँ पे बैठे हुए होते हैं इस वाले मॉल में. ठीक है, गुड़गांव का मॉल है. ठीक है, तो यहाँ पे वो जो है वो बिल्डिंग और लैंड अपॉर्टनेंट टू, तो दिस इज अ लैंड अपॉर्टनेंट देयर टू. पार्किंग एरिया वगैरह जो हो गया वो लैंड अपॉर्टनेंट देयर टू में कंसिडर की जाती है. ठीक है, अच्छा, अब एनुअल वैल्यू मैं एक बार दोबारा गो थ्रू करता हूं, पूरे सेक्शन को गो थ्रू करते हैं, फिर इसको फिर दोबारा और पार्ट्स में तोड़ के पढ़ेंगे. द एनुअल वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी, कौन सी प्रॉपर्टी? कंसिस्टिंग ऑफ एनी बिल्डिंग और लैंड अपॉर्टनेंट देयरटू ऑफ व्हिच असेसी इज द ओनर. आपका मालिक होना जरूरी है इस सेक्शन में टैक्सेबल होने के लिए. ठीक है, अगर आप मालिक नहीं है तो टैक्सेबल नहीं होंगे आफ्टर क्लेमिंग डिडक्शन अंडर सेक्शन 24. और उसके बाद सेक्शन 24 में जो भी इस इनकम से रिलेटेड जो भी आपको डिडक्शन दी जा रही है वो आप क्लेम कर लीजिएगा. शैल बी चार्जेबल, जो बची हुई इनकम होगी, शैल बी चार्जेबल टू टैक्स, चार्जेबल टू इनकम टैक्स अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी. ठीक है, लेकिन अब बहुत इंपॉर्टेंट बात क्या कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात में कहते हैं, प्रोवाइडेड दैट such property or portion of such property shall not be used by the owner for his own business or profession. क्या मतलब है सर? कहता है कि इस हेड में इनकम को टैक्सेबल करने के लिए, इस हेड में अगर इनकम टैक्सेबल होनी है तो मालिक जो है, प्रॉपर्टी का जो मालिक है, वो खुद उस प्रॉपर्टी को या उस प्रॉपर्टी के किसी पोर्शन को बिजनेस और प्रोफेशन के लिए यूज नहीं कर रहा होगा. सर कर रहा होगा तो उस पोर्शन या उस बिल्डिंग को इस हेड में टैक्सेबल नहीं करेंगे, मतलब उसकी एनुअल वैल्यू कैलकुलेट नहीं की जाएगी. डन. ठीक है, अब थोड़ा सा और आगे इसकी डिस्कशन लेते हैं. कहते हैं इस हेड में एनुअल वैल्यू निकाली जाएगी बिल्डिंग की और लैंड अपॉर्टनेंट देयरटू. पहली बात ये बताओ, कौन सी बिल्डिंग होनी चाहिए, रेजिडेंशियल या कमर्शियल? रेजिडेंशियल बिल्डिंग हो या कमर्शियल बिल्डिंग हो, सब कुछ लिखा ही नहीं है. इसका मतलब चाहे रेजिडेंशियल बिल्डिंग हो चाहे कमर्शियल बिल्डिंग हो, उसकी एनुअल वैल्यू निकलेगी ही निकलेगी बेटे. समझ में आई बात? सर कोई बिल्डिंग रेजिडेंशियल होती है या कमर्शियल होती है, वो कैसे पता चलता है बेटे? वो म्युनिसिपैलिटी के रिकॉर्ड से, वहां की जो लोकल अथॉरिटी है उसके रिकॉर्ड से पता चलता है. जैसे अगर मैं अपने गुड़गांव की बात करूं, जो हमारे सेक्टर्स में मार्केट है उनके एससीओ नंबर है और म्युनिसिपल रिकॉर्ड्स में वो कमर्शियल प्रॉपर्टी है. वहां की इलेक्ट्रिसिटी, वहां का जो गैस कनेक्शन वगैरह आता है वो अलग रेट से आता है, जो ज्यादा चार्ज के रेट से आता है. तो हमें उससे कोई मतलब नहीं पड़ता. मतलब क्या, मैंने अगर कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी ले रखी है और उसको, एग्जांपल ले रहा हूं, उसको मैंने किराए पे चढ़ाया, तो उससे रिलेटेड जो रेंट आएगा वो उस हेड में टैक्सेबल होगा. सर हाउस प्रॉपर्टी के रेंट में? बेटे वही तो कह रहा हूं, आपके दिमाग में क्या चल रहा है, हाउस प्रॉपर्टी मतलब
रहने वाली प्रॉपर्टी नहीं। इसीलिए मैंने आपको कहा बिल्डिंग की एनुअल वैल्यू निकालनी है। वो बिल्डिंग चाहे रेजिडेंशियल बिल्डिंग हो चाहे वो कमर्शियल बिल्डिंग हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट उसकी एनुअल वैल्यू निकाली जाएगी। अच्छा, अब ये पूरा चार्जिंग सेक्शन मैंने आपको पढ़ाया, कहीं पे लिखा हुआ है कि एनुअल वैल्यू जब ही निकालेंगे जब प्रॉपर्टी रेंट पे दी होगी? कहीं लिखा हुआ है? एनुअल वैल्यू कैलकुलेट करनी है किसकी? बिल्डिंग और लैंड अपार्टमेंट देयर टू, कि जिसके आप मालिक हो आफ्टर क्लेमिंग डिडक्शन अंडर सेक्शन 24। लेकिन उस बिल्डिंग को या पार्ट ऑफ दैट बिल्डिंग शैल नॉट बी यूज्ड बाय द ओनर फॉर हिज ओन बिजनेस और प्रोफेशन। तो इसका मतलब क्या है कि एनुअल वैल्यू निकाली ही निकाली जाएगी अगर आप उस प्रॉपर्टी को अपने बिजनेस के लिए यूज नहीं कर रहे हैं। निकाली ही निकाली जाएगी मतलब क्या? चाहे वो, ध्यान से सुन लो फिर दोबारा, चाहे वो प्रॉपर्टी किराए पे हो, लेट आउट हो, चाहे वो सेल्फ ऑक्यूपाइड हो, चाहे वो सेल्फ ऑक्यूपाइड हो, चाहे वो प्रॉपर्टी लेट आउट हो, चाहे वो प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड हो, उसकी एनुअल वैल्यू निकाली जाएगी। सर अगर प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो मैंने किसी को किराए पे ही नहीं दे रखी, जब मैंने किसी को किराए पे ही नहीं दे रखी तो उससे इनकम ही नहीं हुई, तो सर एनुअल वैल्यू क्या निकालेंगे? बेटे वही तो सेक्शन 23 अपने आप इस बात को सेक्शन 23 में बता रखा है कि एनुअल वैल्यू कैसे निकाली जाएगी, जो कि मेरा पार्ट नहीं है, मैं नहीं कराऊंगा। ठीक है, सेक्शन 23 में बता रखा है कि भैया जो प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड होती है उसकी जीएवी, उसकी एनुअल वैल्यू निल होती है। लेकिन निल का मतलब जीरो होता है, और जो प्रॉपर्टी पे आप, जो आपकी प्रॉपर्टी है और उस पर आप बिजनेस कर रहे हैं, अपना प्रोफेशन चला रहे हैं, उसकी एनुअल वैल्यू इस हेड में कैलकुलेट ही नहीं होगी। तो ये नहीं कहूंगा कि उसकी एनुअल वैल्यू निल है, उसकी एनुअल वैल्यू इस हेड में ही फॉल नहीं होगी, तो वो वाली प्रॉपर्टी तो इस हेड से ही बाहर हो गई। अब मैं कह रहा हूं जो प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड है उसकी एनुअल वैल्यू निकालेंगे, ऑल्दो उसकी एनुअल वैल्यू होगी निल। बहुत फायदेमंद चीज है, बाद में देखेंगे, समझेंगे इस बात को। ठीक है, तो अब रेजिडेंशियल हो या कमर्शियल हो, जैसे ये फैक्ट्री बिल्डिंग है, अब मैंने क्या किया, मानेसर एक इंडस्ट्रियल एरिया है गुड़गांव के पास, मानेसर एक इंडस्ट्रियल एरिया, वहां पे मैंने इंडस्ट्रियल प्लॉट खरीदा और एक नॉर्मल एक फैक्ट्री का स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया कि किसी ने फैक्ट्री रेंट पे लेनी हो। तो अब वो कमर्शियल प्रॉपर्टी है, कमर्शियल साइट है, और मैंने वहां पे फैक्ट्री बना के छोड़ दी, फैक्ट्री का आउटलेट बना के छोड़ दिया और मैंने किसी को किराए पे दे दिया, तो दैट रेंटल इनकम वो मेरी इसी हेड में टैक्सेबल होगी। बेटे जब मैं इनकम टैक्स पढ़ाना शुरू करता हूं ना, तो वहां पे मैं जब बच्चों को 5 हेड का टच दे रहा होता हूं, तो वहां पे उस टाइम पे तो ये कह देता हूं कि हाउस प्रॉपर्टी के हेड को समझाते हुए कि अगर आपके पास बिल्डिंग है, क्या बिल्डिंग, दूसरी बात आप उसके ओनर है, और तीसरी बात रेंट आ रहा है, तो इनकम इस हेड में टैक्सेबल होगी। लेकिन अब मैं इस चीज को डिटेल में डिस्कस कर रहा हूं, तो हम बात कर रहे हैं बिल्डिंग है, आप उसके ओनर हैं, तो एनुअल वैल्यू निकलेगी ही निकलेगी, चाहे वो प्रॉपर्टी किराए पे चढ़ी हुई हो या प्रॉपर्टी किराए पे ना चढ़ी हुई हो। ठीक है, अच्छा अब बात आती है कि आपका ओनर होना जरूरी है। क्या होना जरूरी है? ओनर होना जरूरी है, मालिक होना जरूरी है। सर समझाओ थोड़ा सा। बेटे मैंने कोई प्रॉपर्टी 15,000 रुपए की किराए पे ली और जिनसे ली थी वो चले गए बाहर और 5 साल के लिए प्रॉपर्टी मेरे को किराए पे दे गए, और मैंने वो प्रॉपर्टी 15,000 रुपए की किराए पे लेके आगे किसी को सबलेट कर दी 25,000 रुपए में। ठीक है, किसी को सबलेट कर दी 25,000 रुपए में, तो मेरे पास 25,000 रुपए आ रहे हैं, 10,000 रुपए मैं अपनी जेब में रखता हूं और 15,000 रुपए जो असली मालिक है उनको दे देता हूं। तो ये जो 10,000 रुपए मेरी जेब में बचे हैं वो इस प्रॉपर्टी से ही बचे हैं, लेकिन मैं इस प्रॉपर्टी का मालिक नहीं हूं, तो वो 10,000 रुपए मेरी इस हेड में टैक्सेबल नहीं होंगे। कहां टैक्सेबल होंगे वो बात की बात है, लेकिन इस हेड में नहीं होने वाले। टैक्सेबल तो जरूर होने, इनकम टैक्स देना पड़ेगा उसके ऊपर, लेकिन इस हेड में नहीं होने, बिकॉज आई एम नॉट द ओनर ऑफ दैट प्रॉपर्टी। और सेम यही बात समझे कि 15,000 रुपए मैंने जिनको दिए उनकी प्रॉपर्टी है ना ये, तो उनके लिए इस हेड में टैक्सेबल होगी। गेटिंग माई पॉइंट? ओके, उसके बाद इनकम टैक्स वाले बड़े अच्छे हैं, कहते हैं बेटे आप इनकम अर्न कर रहे हो और इस हेड में टैक्सेबल, मतलब आपकी रेंटल इनकम आई। अब रेंट कमाने के लिए कुछ खर्चा भी करना होता होगा, बिल्डिंग का रिपेयर एंड मेंटेनेंस भी है, कभी पेंट करवाना, कभी कुछ करवाना, कभी कुछ कराना है, ठीक है ना, तो कुछ खर्चे भी रहते होंगे। तो वो जो खर्चे हैं वो हम आपको अलाउड कर देंगे सेक्शन 24 में। यहां पे 2 क्लॉजेस हैं, क्लॉज ए और क्लॉज बी, उनमें हम आपको खर्चे अलाउ कर देंगे। डन, तो इनकम आपकी यहां पे टैक्सेबल हो जाएगी। लेकिन फिर दोबारा इस बात को बहुत ध्यान से समझिएगा, उस प्रॉपर्टी की एनुअल वैल्यू नहीं निकलेगी, उस प्रॉपर्टी की एनुअल वैल्यू नहीं निकलेगी जिस प्रॉपर्टी को या प्रॉपर्टी का वो पोर्शन जो कि आप बिजनेस और प्रोफेशन के लिए, आप मालिक हैं और बिजनेस और प्रोफेशन के लिए यूज कर रहे हैं, तो उतने पोर्शन की आपकी इनकम, उतने पोर्शन की एनुअल वैल्यू नहीं निकलेगा। एग्जांपल से समझे, ये एक बिल्डिंग है,
ठीक है, और इस बिल्डिंग में मैं कह देता हूं 3 फ्लोर हैं, 2 3, ठीक है, ये ग्राउंड फ्लोर हो गई, ये फर्स्ट फ्लोर हो गया और ये सेकंड फ्लोर हो गया, ठीक है। तो यहां पे आप अपना प्रोफेशन चला रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, ये आपका सेल्फ ऑक्यूपाइड है, यहां पे आप रहते हैं और ये आपने लेट आउट दे रखी है। तो अब आप कहेंगे कि सर एक बिल्डिंग है, एनुअल वैल्यू पूरी बिल्डिंग की निकलनी है, बेटा बिल्डिंग की तो निकलनी है, लेकिन उसके यूज की वजह से अब ये बिल्डिंग एक नहीं रही है, इनकम टैक्स के पर्पज से हम इसे 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। कितने पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं? 3 पार्ट्स में। ग्राउंड फ्लोर अलग, उसकी एनुअल वैल्यू निकलनी नहीं है क्योंकि उस पोर्शन को आप अपने बिजनेस और प्रोफेशन के लिए यूज कर रहे हैं। फर्स्ट फ्लोर जो है वो सेल्फ ऑक्यूपाइड है, वो क्या है? सेल्फ ऑक्यूपाइड है, उसकी एनुअल वैल्यू निकलेगी इस हेड में, ये बात अलग है। सेक्शन 23 कह देगा कि उसकी एनुअल वैल्यू क्या है? निल। और जो सेकंड फ्लोर है वो आपने लेट आउट देख कर रखी है, तो उसकी जो रेंटल इनकम आ रही है वो रेंटल इनकम इस हेड में टैक्सेबल होगी। गेटिंग माई पॉइंट? ओनर के ऊपर एक छोटी बात आपके और डिस्कस कर लेता हूं। हमारे इस हेड का लास्ट सेक्शन है सेक्शन 27 और वो सेक्शन है सेक्शन 27 डीम्ड ओनर। डीम्ड ओनर मतलब क्या? डीम वर्ड बहुत घातक वर्ड है बेटे, और इस इनकम टैक्स पढ़ते हुए पहली बार मैं ये वर्ड यूज कर रहा होता हूं, डीम्ड। डीम्ड का मतलब होता है एक्चुअल में वो चीज है या नहीं है, मान ली जाएगी, मतलब आपसे जबरदस्ती कराई जा रही है, भाई एक्चुअल में ये फैक्ट है या नहीं है, माना जाएगा और हम ऐसे ही मान के आपके ऊपर लॉ अप्लाई करेंगे। मतलब क्या? चाहे आप यहां पे सेक्शन 27 में 5 केसेस डिस्कस किए हैं, कितने? 5 केसेस डिस्कस किए हैं। उन 5 केसेस को डिस्कस करते हुए कहता है इन 5 केसेस में चाहे आप एक्चुअल ओनर हो या ना हो, हम आपको ही ओनर मानेंगे, और आपको ही ओनर मानेंगे तो इस हेड में इनकम आपके लिए निकाली जाएगी, एनुअल वैल्यू आपके लिए निकाली जाएगी। बेटे मैं जनरल लॉज की बात नहीं कर रहा, हम क्या पढ़ रहे हैं? इनकम टैक्स एक्ट। तो इनकम टैक्स एक्ट पढ़ते हुए हाउस प्रॉपर्टी की इनकम निकालते हुए इन 5 ट्रांजैक्शन, ये 5 जो एक्ट हुए, ये जो 5 पॉइंट्स बताए जाएंगे यहां पे, इनमें ओनर आपको माना जाएगा, और ओनर आपको मानते हुए हाउस प्रॉपर्टी की इनकम आपके लिए आपके हाथ में निकाली जाएगी, एनुअल वैल्यू आपके हाथ में निकाली जाएगी। तो चार्जिंग सेक्शन मैं 2 पार्ट्स में डिस्कस करने वाला हूं। ये मैंने एक जनरल बातें कर ली, और अब इसके एक्सेप्शन मतलब क्या? जहां पे आप ओनर भी हैं, रेंट भी आ रहा है आपको बिल्डिंग से, फिर भी आपके हाथ में टैक्सेबल नहीं होगी, वो कुछ एक्सेप्शन वाली बातें मैं सेकंड वीडियो में करूंगा। ठीक है, ये बातें थोड़े से दिमाग में लगा लेना। अच्छा एक बात थोड़ा सा सोच के देखना, एक वेकेंट प्लॉट ऑफ लैंड है 500 गज का खाली लैंड, ठीक है, खाली प्लॉट ऑफ लैंड पड़ा हुआ है, क्या उसकी रेंटल इनकम, मैंने ना किसी को वो पार्किंग के लिए दे दिया, भैया पार्किंग के लिए यूज कर लो, ठीक है ना, और उनसे पार्किंग के चार्जेस कलेक्ट करता हूं, क्या वो इनकम मेरी इस हेड में टैक्सेबल होगी? नहीं बेटे। प्रॉपर्टी कंसिस्टिंग ऑफ बिल्डिंग और बिल्डिंग से बिलोंग करती हुई लैंड, खाली लैंड की बात नहीं कर रहा, ठीक है। और थोड़ा सा और दिमाग पे जोर डालना, ये देखो यहां पे ये जो आ रहे हैं, ये जो होल्डिंग्स लगे हुए हैं इस बिल्डिंग पे, ये जो होल्डिंग्स लगे हुए हैं इस बिल्डिंग पे, ठीक है, ये शॉपर स्टॉप का जो होल्डिंग लगा, इन होल्डिंग से भी रेंटल इनकम आती होगी, क्या वो जो रेंटल इनकम जो आ रही है, ये देखो ये वैकेंट प्लॉट ऑफ लैंड मैंने डाल दिया था, ठीक है ना, तो वो जो होल्डिंग से बिल्डिंग, वो होल्डिंग से जो रेंटल इनकम आ रही है, क्या वो हाउस प्रॉपर्टी के हेड में टैक्सेबल होगी? तो ये कुछ क्वेश्चंस का आंसर ढूंढ के रखना, मैं पार्ट 2 में डिस्कस करूंगा। ये हो गया मेरा वेकेंट प्लॉट ऑफ लैंड, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारी जेजे एडू ऐप का लिंक मिल जाएगा, ऐप डाउनलोड कीजिए, वहां पे आपको डेमो क्लासेस मिलेंगी हर टीचर्स की डेमो क्लासेस देखिए, बड़े ही अफोर्डेबल प्राइसेस पे हम प्रोफेशनल क्लासेस और इवन एकेडमिक क्लासेस 11-12 से रिलेटेड कॉमर्स की क्लासेस सारी आपको इस ऐप पे अवेलेबल हो जाएंगी। ठीक है फ्रेंड्स, टिल देन आप पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, थैंक यू।